दिल्ली में देखिए अभियान चलाया जा रहा है और इस अभियान के दौरान बड़ी सफलता ये भी मिली कि एक तो ये पूरा सिंडिकेट का पर्दाफाश हो गया जो दस्तावेज बना रहे थे, लेकिन कितने अवैध जो बांग्लादेशी हैं, घुसपैठिए जो रह रहे हैं यहाँ दिल्ली में, वो ट्रैक डाउन हुए हैं। चलिए ये भी आपको बता देते हैं, जानकारी आपके सामने रख रहे हैं। घुसपैठियों की जो पहचान हो रही है उसमें दिल्ली में बांग्लादेशी घुसपैठियों पर एक्शन कैसे तेज है ये आप लगातार देख रहे हैं। 2 महीने तक ये ऑपरेशन चलेगा, स्पेशल ऑपरेशन। घुसपैठियों की पहचान और धरपकड़ के लिए अभियान चलाया जा रहा है। दिल्ली में 2 हफ्ते पहले शुरू हुआ था ये अभियान, यानी महज 15 दिन हुए और 15 दिनों में देखिए अब तक 9000 संदिग्धों की पहचान की जा चुकी है। बड़ा नंबर है, सिर्फ 15 दिनों में ये अचीव किया गया है। इनमें से 500 लोगों के बांग्लादेशी होने की भी आशंका जाहिर की जा रही है। पुलिस ने इन सब लोगों के दस्तावेजों की जानकारी मांगी है और दस्तावेज मिलने के बाद ही सत्यता की जांच की जाएगी, वेरीफाई किया जाएगा कि क्या ये वाकई ये सही जानकारी दे रहे हैं। चलिए अब आपको जरा एक तस्वीर दिखाते हैं कि कैसे अलग अलग इलाकों में जहां जानकारी मिल रही है कि घुसपैठिए अपना जड़ जमा रहे हैं या वहां रह रहे हैं, उन पर कार्रवाई हो रही। तस्वीर देखिए, ये पुलिस अधिकारी पहुंच रहे हैं। कालिंदी कुंज की तस्वीर दिखा रहे हैं आपको। ये जो पूरा ये आप देख रहे हैं इलाका, इसको लेकर कहा जा रहा है मदनपुर इलाके में स्पेशल ड्राइव चलाई जा रही है और बाकायदा पैरामिलिट्री फोर्सेस के साथ ये पहुंच रहे हैं, क्योंकि कोई ऐसी कंडीशन ना आए जहां पर गहमा गहमी हो या कोई और घटना हो जाए, तो ऐसे में उस लिहाज से भी तैयारी यहाँ दिखाई दे रही है। एक और तस्वीर आपके सामने रख रहे हैं, पहचान पत्र देखिए, ये जो आधार कार्ड आप देख रहे हैं, वेरिफिकेशन किया जा रहा है, वेरीफाई किया जा रहा है कि वाकई ये सही है या ये फर्जी तो नहीं है। पहचान पत्रों की जांच इस तरह से की जा रही है। पुलिस एक एक चीज बहुत माइन्यूटली, बहुत बारीकी से ऑब्जर्व करते हुए देख रही है। हमारे सहयोगी साहिल ने पूरे हालात का जायजा लिया, कैसे ये अभियान चलाया जा रहा है, उनकी रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं। दिल्ली में बसे हुए अवैध बांग्लादेशियों के खिलाफ दिल्ली पुलिस की ड्राइव लगातार जारी है। इस वक्त हम मौजूद है कालिंदी कुंज के मदनपुर खादर इलाके में, जहां पे पुलिस अपने पूरे स्टाफ के साथ पहुंची है। जो लोग यहां पे रह रहे हैं उन लोगों के जो आधार आईडी है वो चेक किए जा रहे हैं और सुरक्षा व्यवस्था के लिहाज से जो है सेंटर की जो फोर्स है ITBP, उनके तमाम जवानों को भी यहाँ पे डिप्लॉय किया गया है। दिल्ली पुलिस की एक बड़ी टीम जो है वो यहाँ पर देखने को मिल रही है। ये तस्वीर आप देखिए, पुलिसकर्मी जो है एक आधार ID को चेक कर रहे हैं। ये तस्वीर देखिए, ये बेगम नाम है, आधार ID पुलिस जो है नोट कर रही है और उसी आधार ID के आधार पर पुलिस जो है वेरिफिकेशन करेगी। जिनका आधार है उनसे बातचीत करते हैं। इधर क्या नाम है आपका? मोनिका बेगम। मोनिका, कितने समय से यहाँ पे रह रहे हैं आप? कितना समय हो गया दिल्ली में रहते हैं? 4 मास। क्या आप बांग्लादेश से आए हैं? नहीं। क्या नाम है आपका? बाबू हुसैन। बाबू हुसैन, कहाँ के रहने वाले हैं आप? कुचबिहार। कुचबिहार। दिल्ली में कितने समय से रहते हैं? दिल्ली से ही हूँ, पैदा दिल्ली में ही हुआ। मम्मी पापा फिलहाल अभी गाँव गया हुआ। गाँव कहाँ पर है? तो कोई खुद को कूचबिहार का बता रहा है या कोई बंगाल का बता रहा है, लेकिन क्या बांग्लादेश से कनेक्शन है, इसको लेकर जांच लगातार स्पेशल ड्राइव चलाकर चल रही है। लेकिन इस पर सवाल भी आम आदमी पार्टी से भी पूछे जा रहे हैं। मनोज तिवारी कैसे सवाल पूछ रहे हैं, क्या कह रहे हैं, उनको सुनिए पहले। मैं दिल्ली के लोगों से प्रार्थना करना चाहता हूं कि आप आंखें खोल करके देखिए कि अरविंद केजरीवाल की सरकार विधिवत एक डिपार्टमेंट बनाई हुई है जो इलीगल घुसपैठियों का वोटर ID कार्ड बना रहा है, आधार कार्ड बना रहा है, उनका राशन कार्ड भी बना दे रहा है। लेकिन दिल्ली के लोगों को झूठी झूठी बातें करके वो इलीगल घुसपैठियों को वोटर बनाने में लगे हैं। ये जो 11 लोग पकड़े गए हैं, ये 11 की कड़ी जांच होगी और हमें पूरा विश्वास है कि इनका तार कहीं न कहीं आम आदमी पार्टी के विधायकों से, आम आदमी पार्टी की सरकार से और कुछ सरकारी अधिकारियों से जुड़ा है। तो देखिए मनोज तिवारी को आप सुन रहे थे, कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी से तार जुड़ा हुआ वोटर ID कार्ड ये बनवा रहे हैं जिससे इन्हें चुनावों में फायदा मिल सके। इसको लेकर जवाब भी दे रही है प्रियंका कक्कड़, आप नेता, उनको भी सुनिए। अगर देश में कहीं भी रोहिंग्या है तो कैसे घुस रहे हैं, और ये तो कोई भी बच्चा जानता है कि बॉर्डर सिक्योरिटी, बॉर्डर सुरक्षा का मसला सीधे तौर पे गृह मंत्रालय के अंडर आता है। सीधे तौर पे इंटरनल बॉर्डर सिक्योरिटी, एक्सटर्नल बॉर्डर सिक्योरिटी की जिम्मेदारी है। दिल्ली वालों के जो रिसोर्सेज हैं वो उन पर हक सिर्फ दिल्ली वालों का रहे, जो दिल्ली में रहते हैं उनका रहे। किसी भी रोहिंग्या को ये हक नहीं होगा कि दिल्ली वालों के रिसोर्सेज में उनका कोई भी हिस्सा हो। इसके लिए हमें जो भी कदम उठाना पड़ेगा हम उठाएंगे। तो घुसपैठियों को लेकर क्या एक्शन रहेगा, इस पर हमारी नजर रहेगी। लेकिन अब आगे बढ़ेंगे अगले सेगमेंट की ओर और बात करेंगे बांग्लादेश सरकार की, जिसने नई मांग रख दी है भारत के सामने। क्या मांग रखी है, बताने जा रहे हैं।
बांग्लादेश में तख्ता पलट हुए 4 महीने हो चुके हैं। शेख हसीना तब भारत आ गई थी और उसके बाद भी वहां पर लगातार अल्पसंख्यकों पर अत्याचार होते रहे। तस्वीरें कभी मंदिरों को तबाह करने की सामने आती रहीं तो कभी प्रोफेसर से इस्तीफे ले लिए और इसके बाद भी बांग्लादेश सरकार को होश नहीं आया, यूनुस खान को होश नहीं आया, मोहम्मद यूनुस को। और उसके बाद उन्होंने अब बयानबाजी पहले करते थे तीखी भारत के बारे में और अब नई मांग उनकी तरफ से रख दी गई और अपने देश में न्याय नहीं हो रहा है, इस मांग को न्याय के एक तरह से पैमाने पर उन्होंने रखा है, ये उनका कहना है। मांग क्या है अब आपको हम सबसे पहले बताते हैं और कहा यह भी जा रहा है कि ये जो मांग भी रखी है ना, ये पाकिस्तान और चीन के इशारे पर रखी है, उनकी वजह से रखी है। क्या मांग रखी है मोहम्मद यूनुस ने? चलिए सबसे पहले वो जानकारी हम आपके सामने रख रहे हैं क्योंकि बांग्लादेश में कैसी तस्वीरें आई हैं पिछले कुछ दिनों में यह हम सभी ने देखा है। बांग्लादेश सरकार ने भारत को पत्र लिखा है और इस चिट्ठी में क्या कहा गया है? इस चिट्ठी में यह कहा गया है कि प्रत्यर्पण कर दिया जाए। अंतरिम यूनुस सरकार ने ये जो मांग रखी है इसमें शेख हसीना के प्रत्यर्पण की मांग रखी गई है और शेख हसीना पर केस चलाना चाहते हैं सरकार, ये दलील दी गई है। यूनुस सरकार ने न्यायिक प्रक्रिया का हवाला दिया है। ये वही यूनुस सरकार है जब अल्पसंख्यकों पर हमले होते हैं, कट्टरपंथी हावी होते हैं तो ये यूनुस सरकार मुंह बांधे रहती है, कुछ नहीं कहती है। नोबेल पुरस्कार विजेता, नाम के नोबेल पुरस्कार विजेता रहते हैं तब उनके मुंह से एक शब्द नहीं फूटता, ना वो कंट्रोल कर पाते हैं हालात, ना वो न्याय दे पाते हैं अल्पसंख्यकों को, ना कट्टरपंथियों को जेल में डाल पाते हैं। और अब उन्हें चाहिए कि शेख हसीना को यहाँ से प्रत्यर्पण कर भेज दिया जाए जिससे क्या वही सलूक हो जो बाकियों के साथ हो रहा है। जरा आपको बताते हैं कि क्या मांग रखी है, डिटेल में समझिए। भारत और बांग्लादेश के बीच जो समझौता है उसके तहत ही ये मांग रखी गई है। साल 2013 में प्रत्यर्पण को लेकर यहाँ संधि हुई थी, एक MOU साइन हुआ था और आपराधिक मामलों में प्रत्यर्पण संधि की गई थी बांग्लादेश और भारत के बीच। भगौड़े अपराधी और बंदियों को सौंपने का ये करार है जो 2013 में किया गया था और इसी संधि का फायदा उठाना चाहती है यूनुस सरकार और इसीलिए उनकी तरफ से ये मांग रख दी गई है। लेकिन आप ये समझ लीजिए कि इस संधि में एक और चीज थी जो यूनुस सरकार भूल गई। इस संधि में साफ साफ लिखा था कि राजनीति से प्रेरित नहीं होना चाहिए ये प्रत्यर्पण का फैसला, तभी प्रत्यर्पण जायज होगा और भारत उसी क्लॉज पर टिका हुआ है। हमने एक्सपर्ट से भी समझने की कोशिश की। संजीव श्रीवास्तव फॉरेन एक्सपर्ट क्या कह रहे हैं इस पर, उनको भी सुनिए। एक छात्र आंदोलन की आड़ में कट्टरपंथी विदेशी ताकतों की मदद से लगातार बांग्लादेश में अपने दबदबे को बढ़ाते गए और उसका परिणाम ये हुआ कि शेख हसीना की सरकार को अपदस्थ कर दिया गया है और अब उनके ऊपर जो बड़ी संख्या में केसेस दर्ज किए गए हैं। ऐसे में यदि शेख हसीना वर्तमान हालातों में बांग्लादेश लौटती हैं तो उनके साथ उसी तरीके का व्यवहार हो सकता है जैसा उनके पिता बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान के साथ हुआ था और जाहिर है कि उनकी हत्या कर दी गई थी। और मेरा ऐसा मानना है कि शेख हसीना को वर्तमान हालातों में बांग्लादेश वापस नहीं जाना चाहिए। भारत सरकार को शेख हसीना का प्रत्यर्पण नहीं करना चाहिए क्योंकि ये शेख हसीना के स्वयं के जीवन के लिए भी घातक हो सकता है और ये बांग्लादेश की आंतरिक स्थितियों को और अधिक बिगाड़ सकता है, बांग्लादेश में गृह युद्ध जैसी स्थिति पैदा कर सकता है।